हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर हमने बहुत सारे चैप्टर्स किए, बहुत सारे लेक्चर्स किए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बिजनेस इकोनॉमिक्स के लेक्चर नहीं आ पा रहे थे कि वजह थी, मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा था जिसकी वजह से नहीं आ रहे थे। लेकिन अब हम उसको कंटिन्यू करेंगे और आज हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कॉस्ट एंड आउटपुट एनालिसिस के अंदर। तो इसके अंदर हम कॉस्ट और आउटपुट को एनालिसिस करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कॉस्ट कॉन्सेप्ट। आइए स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट की बात करें, कॉस्ट इस चैप्टर में कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अब यहां पर एक चीज आप देख रहे होंगे, कॉस्ट। अगर आपने बीकॉम के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग नाम का सब्जेक्ट पढ़ा है या कहीं पर भी पढ़ा है, कॉस्ट अकाउंटिंग नाम के सब्जेक्ट के बारे में आप जानते हैं, तो आप फटाफट से आपके दिमाग के अंदर ऐसा आ गया होगा, हाँ ये तो वो कॉस्ट निकालनी होती है, कॉस्ट शीट बन नहीं। हाँ उसकी भी चलेगी, बट उसकी ही नहीं, क्योंकि यहां पर जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे ना, वो ओनली अकाउंटिंग या अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ेंगे। यहां पर कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो है आपको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। ठीक है, तो यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग से कहीं ज्यादा बियॉन्ड है यहां पर कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो यहां पर हम जो पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, हम अकाउंटेंट का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे, अकाउंटेंट। यहाँ पर जो है हम इकोनॉमिक्स का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, अर्थशास्त्री होते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू। और यहाँ पर जो हम सोशलिस्ट जो होते हैं, सोशलिस्ट कौन हो गए आपके, जो समाज सेवी हो गए है ना, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी हम लेंगे, सोशलिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू भी हम लेंगे। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट होता है ना, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। और इसके अलावा जो बिजनेस मैनेजर्स होते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट को रीड करेंगे। ओके चलिए आगे चलते हैं और हम स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक लिस्ट बता देता हूँ कि कॉस्ट कितने टाइप की है ना। तो यहाँ पर अगर इन सब पॉइंट ऑफ व्यू को मिला लिया जाए, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू, के पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक्स के और बिजनेस मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पर कॉस्ट को 8 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स के अंदर? 8 पार्ट के अंदर 8 भागों में बांटा गया है। सबसे फर्स्ट जो है आपकी वो आएगी मनी कॉस्ट। फटाफट नाम लिख देता हूँ, फिर हम एक एक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन। फिर आएगी आपकी रियल कॉस्ट, जिसको सोशल कॉस्ट भी बोलते हैं। थर्ड नंबर आ जाएगी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी। फोर्थ नंबर आ जाएगी आपकी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, एंड डायरेक्ट कॉस्ट। एक एक को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फिफ्थ नंबर आ जाएगी आपकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड संक कॉस्ट। संक कॉस्ट, सभी की सभी कॉस्ट अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रिप्लेसमेंट एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट, फटाफट लिख देता हूँ। सेवंथ नंबर आ जाएगी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। और फिर आती है आपकी लास्ट एंड 8, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है इसका, रन एंड लॉन्ग रन। एग्जाम पर्पज से वैसे तो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी मनी, ये जो रियल कॉस्ट है मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आपकी जो ये शॉर्ट रन है और लॉन्ग रन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। इसके बारे में क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है बाकी साहब किसी का नहीं आएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए, मुझे ऐसा लगता है कि इनके ऊपर क्वेश्चन बनना चाहिए। फर्स्ट हम स्टार्ट कर देते हैं मनी। मनी कॉस्ट जो है वो अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। मनी कॉस्ट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी जाती है? सबसे पहले ये चीज आपको पता होनी चाहिए। मनी कॉस्ट जो है वो हम पढ़ेंगे अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू, अकाउंटेंट पॉइंट। मनी कॉस्ट की कैलकुलेशन एक अकाउंटेंट ही करता है, क्योंकि मनी कॉस्ट और कुछ भी नहीं है। मनी कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने की जो कॉस्ट आती है वो मनी कॉस्ट के अंदर आती है। ठीक है,
अब प्रोडक्शन करने में कौन कौन सी कॉस्ट आती है, तो बहुत तरह की कॉस्ट आती है। इसके अंदर आपका आ गया रॉ मटेरियल, जो आप खरीद रहे हो, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम कर रहे हैं, वो आ गया। तो वेजेस को आप लेबर दे रहे हैं, वर्कर को, है ना, वेजेस दे रहे हैं या लेबर दे रहे हैं, मजदूरी दे रहे हैं, वेजेस लेबर को जो दे रहे हैं वो आ गया आपका। इसके अलावा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, कैपिटल लगाइए, उसके ऊपर अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वो आ गया। रेंट अगर आप पे कर रहे हो लैंडलॉर्ड को, अगर आपने लीज पे या रेंट पे है जगह ले रखी है, वो आ जाएगा। इसके अलावा सैलरीज जो है वो आ जाएगी, सैलरीज ऑफ मैनेजर एंड एम्प्लॉइज। और जो प्रॉफिट है एंटरप्रेन्योर का, एंटरप्रेन्योर होता है ना, उसका तो प्रॉफिट ही होता है। अब देखो, आप सोचोगे सर प्रॉफिट को भी कॉस्ट मान लिया है क्या यहाँ पर? हाँ, ये भी एक तरह की कॉस्ट ही मानी जाती है इकोनॉमिक्स के अंदर, बिजनेस। तो ये सब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के पार्ट हैं, ये सब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आती है। ठीक है, ओके। तो अगर मनी कॉस्ट को आगे मैं अगर एक फॉर्मूले के अंदर बिठाऊं तो देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आप एग्जाम में इस फॉर्मूले को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। मनी कॉस्ट को जो है अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दो पार्ट के अंदर, तीन पार्ट के अंदर बांटा गया है, और मैं इसको नेक्स्ट पेज से ही करता हूँ, एक्सप्लेन भी करेंगे। मनी कॉस्ट इक्वल टू, मनी कॉस्ट इक्वल एक्सप्लिट कॉस्ट, एक्सप्लिस्ट कॉस्ट, इम्प्लिस्ट कॉस्ट, कॉस्ट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। ये तीन तरह की कॉस्ट आती है किसके अंदर? मनी कॉस्ट के अंदर। और मनी कॉस्ट को कैलकुलेट करना बहुत इजी होता है, ये ध्यान रखना, बहुत ही इजी होता है कैलकुलेट करना, क्योंकि इसको अकाउंटेंट कैलकुलेट करता है। और अकाउंटेंट के पास में सारे बिल वगैरह होते हैं, सारी के पास इनवॉइस वगैरह होते हैं, जिनकी हेल्प से वो बहुत ही आसानी से, डेटा जो होता है उसकी हेल्प से बहुत ही आसानी से वो मनी कॉस्ट को कैलकुलेट कर देता है। लेकिन मनी कॉस्ट के अंदर जैसा कि मैंने बताया, ये तीन तरह की कॉस्ट है। तो फर्स्ट है कौन सी? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ये कौन सी कॉस्ट होती है, पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। बेटा जो ये कॉस्ट होती है ना, ये होती है आपकी पेमेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स के अंदर ये बहुत आम एक लाइन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, या आम कॉन्सेप्ट है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हाँ जी बिल्कुल, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो देखिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बहुत आम होता है इकोनॉमिक्स के। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर मटेरियल आ गया, लेबर आ गया, है ना। तो ये जो होता है ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, किसी को बनाने के ऊपर लगने वाला खर्चा होता है, उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आ जाता है। इसके अंदर अधिकतर आपके हम मटेरियल को ले लेते हैं, लेबर को ले लेते हैं, कैपिटल को ले लेते हैं, है ना। तो ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट कर रहे हैं वो सारी की सारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट के अंदर आती है। उसको कैलकुलेट करना बहुत ईजी होता है। इसके अलावा इसके अंदर जैसे क्या क्या आता है, जैसे रॉ मटेरियल, आपका लेबर, जैसे रेंट, जैसे वेजेस, इंटरेस्ट, सैलरीज, ये सब का सब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आ जाता है। और ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट के अंदर इसको इंक्लूड किया जाता है। इसको कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि अकाउंटेंट के पास में इन सब की इनवॉइसेस होती है, पेमेंट किया होता है, उनकी फुल डिटेल और डेटा अकाउंटेंट के पास होता है। तो वो आराम से जो है एक्सप्लिसिट कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेता है। कैलकुलेट करना एक्सप्लिसिट कॉस्ट को बहुत ईजी, इसको कैलकुलेट करना बहुत ईजी होता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, वो है आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये क्या होती है, देखना बेटा, आ जाएगी। सबसे पहले ये इनविजिबल कॉस्ट होती है। सबसे पहले इसके बारे में जो लिखूंगा वो देखिए, ये कौन सी कॉस्ट होती है? इट इज अ इनविजिबल, एक इनविजिबल कॉस्ट होती है, इनविजिबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, लेकिन कैसी है? इनविजिबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहां पर जो फैक्टर होता है वो कौन सा होता है, तो देखना यहां पर आता है पेमेंट। वहां क्या था? एक्सप्लिसिट कॉस्ट के अंदर क्या था? पेमेंट टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यहां होगा पेमेंट मेड, पेमेंट किनको करना है? टू ओन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ
एक वर्ड यहाँ पर बीच में मैंने ऐड कर दिया है, वो है ओन। यानी कि जो ऑनर है वो क्या क्या लगा रहा है, उसको क्या क्या पेमेंट कर रहे हैं। जैसे ऑनर कैपिटल लगा रहा है, जैसे ऑनर जो है खुद भी वहाँ पर अपना जो है सर्विस दे रहा है, तो उसको रेमुनेशन वगैरह क्या मिलेगा। उसकी खुद की लैंड यूज हो रही है, उस ऑनर की खुद की बिल्डिंग यूज हो रही है, बिजनेस की का ओन जो यूज हो रहा है वो होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर आ जाता है। ठीक है, जैसे इसके अंदर हो गया, एग्जाम्पल भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, वेजेस ऑन लेबर, वाले काम कर रहे हैं सब। आपका सैलरी टू ओन मैनेजर, ठीक है। तो ये ऑन वाला होता है। इसमें क्या है कि कैलकुलेट करना डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, तो डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इस कॉस्ट को कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होता है। थर्ड नंबर आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। अब थर्ड नंबर के बारे में देखिए, नंबर क्या आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कुछ नहीं है कि कोई भी, अगर आपको इंडस्ट्री में रहना है इतना तो प्रॉफिट अर्न करना ही पड़ेगा। तो मिनिमम प्रॉफिट या मिनिमम रेम्यूनरेशन अर्न फॉर द इंडस्ट्री, रिमेन इन द इंडस्ट्री। अगर आपको इंडस्ट्री के अंदर रहना है, जो आपका बिजनेस है, बिजनेस की जो इंडस्ट्री है पूरी, उसके अंदर आपको अपने बिजनेस को भी रखना है, तो मिनिमम रेम्यूनरेशन या मिनिमम प्रॉफिट आपको अर्न करना ही पड़ेगा। ये होता है नॉर्मल प्रॉफिट। इट इज अ मोटिवेशनल फैक्टर, ये मोटिवेशन फैक्टर है, इज अ मोटिवेशन फैक्टर, ये एक मोटिवेशन फैक्टर है। और ये मोटिवेशन फैक्टर है मिनिमम रेम्यूनरेशन या मिनिमम प्रॉफिट का। और इतना आपको कमाना ही पड़ेगा अगर आपको रिमेन इन एन इंडस्ट्री, अगर आपको उस अपनी इंडस्ट्री के अंदर रिमेन करना है, आपको लॉन्ग टर्म में अपने बिजनेस को चलाना है सक्सेसफुली, इतना कम से कम प्रॉफिट आपको अर्न। ये तीनों मिलके क्या बन जाती है, मनी। ओके, ये हमने कर लिया मनी कॉस्ट। नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है, रियल कॉस्ट। मनी कॉस्ट के बाद में अब हम करेंगे रियल कॉस्ट। फटाफट से रियल कॉस्ट, यहां आता हमारा रियल कॉस्ट। तो व्हाट इज अ रियल कॉस्ट और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ने वाले। तो रियल कॉस्ट को एक और नाम से बोलते हैं, वो है सोशल कॉस्ट। तो रियल कॉस्ट का मतलब मैंने क्या बताया, सोशल कॉस्ट। अब सोशल कॉस्ट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, अकाउंटेंट या इकोनॉमिस्ट कभी भी सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ता है, ना ही बिजनेस मैनेजर। तो एक सोशलिस्ट होता है, वो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ता है, कॉस्ट निकालता है। इट इज अ बेस्ड ऑन सोशलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम पढ़ लेते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू, तो सोशल कॉस्ट क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको दो लाइनें लिखाता हूँ, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू। इट इज बेस्ड ऑन द sacrifices, based on the sacrifices and pain taken by the society on the production of commodity। अब इसको हम समझते हैं। किसी भी कमोडिटी के, देखो कमोडिटी के, किसी भी कमोडिटी का जब प्रोडक्शन करते हैं का इफेक्ट सोसाइटी पे पड़ता है। सोसाइटी पे क्या पड़ता है, सोसाइटी को कई सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, सोसाइटी को कई सारा पेन सहन करना पड़ता है। किसकी वजह से, एक कमोडिटी का प्रोडक्शन करने की वजह से। यानी कि जब भी प्रोडक्शन प्रोसेस में इंडस्ट्री चलती है, यानी कि जब डेवलपमेंट का काम चल रहा होता है और बिजनेस बढ़ता है, इंडस्ट्री बढ़ती है, तो उसका एडवर्स इफेक्ट सोसाइटी पे पड़ता है। इससे सोसाइटी को बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा पेन जो है वो सोसाइटी को इंडस्ट्रीज की वजह से मिलता है, प्रोडक्शन की वजह से मिलता है। ये पेन कौन कौन सा हो सकता है, जिसको हम रियल कॉस्ट या सोशल कॉस्ट बोलते हैं, के अंदर आते हैं आपके पॉइंट्स
तो मैं वन बाय वन आपको यहाँ पर लिखाता हूँ। के अंदर सबसे फर्स्ट आता है आपका वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन क्यों हो रहा है? या तो किसी कमोडिटी यानी कि किसी प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग के कारण, या फिर उस प्रोडक्ट की यूजेस के कारण, दो वजह से वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, यानी कि वाटर पॉल्यूट हो रहा है। एयर पॉल्यूशन क्यों हो रहा है? अगर इंडस्ट्री नहीं हो, कमोडिटी का प्रोडक्शन नहीं हो, तो क्या एयर एंड वाटर पॉल्यूशन का इस अर्थ पर इस दुनिया में? नहीं। तो वाटर पॉल्यूशन एंड एयर पॉल्यूशन इज द पेन टू सोसाइटी एंड इट इज अ सोशल कॉस्ट एंड रियल कॉस्ट। एंड नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन को भी इन्होंने सोशल या रियल कॉस्ट माना है। इट इज अ sacrifice and pain for society and industrial disease। इंडस्ट्री लगती है, कई सारी बहुत भयानक बीमारियां फैलती हैं। जैसे कोविड-19 जो आया, वो कोई नेचुरल डिजीज नहीं है, द इंडस्ट्रियल डिजीज। प्रेशर ऑन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी पे जो प्रेशर आता है उसकी वजह से ज़्यादा पेन सोसाइटी को इतना पड़ता है। इमरजेंसी ऑफ डर्टी कॉलोनीज, प्रोस्टिट्यूशंस एंड गैम्बलिंग, ये सब के सब किसी कमोडिटी को प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के कारण ये सारी की सारी सोशल कॉस्ट, यानी कि ये सारे के सारे पेन और सैक्रिफाइसेस सोसाइटी को भुगतने। सोशलिस्ट बोल रहा है कि सोसाइटी या सोशल कॉस्ट भी कमोडिटी के प्रोडक्शन की होती है, और वो ये रही आपके सामने। ठीक है, ओके। ऑल दीज, ये सब जो हैं के बारे में एक चीज और लिखा देता हूं। ऑल दीज, ये जो वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन एंड इंडस्ट्री डिजीज, प्रोस्टिट्यूशंस, गैम्बलिंग, ऑल दीज आर वाइसेस, यानी कि ये सारे दोष हैं। ऑल दीज आर vices which are caused by the growth and development of industry, development of industries in any country। किसी भी कंट्री के अंदर जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है इंडस्ट्री की, उसके कारण से एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल डिसीज, प्रेशर ऑफ ट्रांसपोर्ट, इमरजेंसी एंड डर्टी कॉलोनीज एंड प्रोस्टिट्यूशन एंड गैम्बलिंग, ये सारी कॉस्ट, सोशल कॉस्ट, सोशल सैक्रिफाइस एंड पेन सोसाइटी को भुगतना पड़ता है। सोसाइटी के प्रति भी इन सभी इंडस्ट्री का रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जिसको हम कंपनीज अकाउंट जब पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अलग अलग कंट्रीज के अंदर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर इन सभी इंडस्ट्री काम भी करना है। कई बार ये जो सोशल कॉस्ट है, जिसको हम रियल कॉस्ट बोलते हैं, और सोशलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बड़ी कॉस्ट होती है। ठीक है, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस और पेन सोसाइटी को जो भुगतना पड़ता है। इसके ऊपर एक रियल एग्जांपल भी मैं आपको बता देता हूं। अपने इंडिया के अंदर जो है नर्मदा प्रोजेक्ट, मध्य प्रदेश और गुजरात को जोड़ने वाला नर्मदा प्रोजेक्ट लाया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, और इस प्रोजेक्ट के अंदर बड़े बड़े डैम्स बनने वाले थे, बहुत सारे, है ना, मैनी, बहुत सारे, कई सारे डैम्स बनने वाले थे। बट इस नर्मदा प्रोजेक्ट की वजह से सोशल कॉस्ट, नर्मदा प्रोजेक्ट को अगर स्टार्ट करके पूरा किया जाता, सोशल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती, रियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाती, यानी कि लोगों को बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस और पेन करना पड़ता, लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ता, पेन उनको भुगतना पड़ता। ठीक है, कई सारे गांव जो है उसकी वजह से तबाह हो सकते थे, तो दूसरी जगह बसाया जाना चाहता होता, लोगों की जो फार्मर्स थे उनकी लैंड छिन जाती, जो बहुत आदिवासी जो लोग थे उनको बहुत बड़ा उनसे जो है नुकसान हो जाता। तो
हाई सोशल कॉस्ट की वजह से इस नर्मदा प्रोजेक्ट को जो है बंद किया गया, अपोज कर दिया गया। ठीक है, लेकिन ये गवर्नमेंट ने नहीं किया, गवर्नमेंट ने बंद तो किया, लेकिन गवर्नमेंट तो इसको करना चाहती थी। बाद में इसके ऊपर एक रिवोल्यूशन लाया गया जिसको नर्मदा बचाओ अभियान बोला गया, एनबीए, नर्मदा बचाओ अभियान। और इस अभियान को जो लीड किया था वो किया था मेधा पत्कार या पत्तेकार। ठीक है, मेधा नाम की जो सोशलिस्ट थी, उन्होंने नर्मदा बचाओ अभियान के तहत नर्मदा प्रोजेक्ट को अपोज करवाया, रोक दिया, क्योंकि इससे सोशल कॉस्ट बहुत हाई लग रही थी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर इसकी कुछ इमेजेस भी बताता हूँ। ये है आपके मेधा जी, रहने दो हमें जीने दो माँ नर्मदा को, नर्मदा आंदोलन, बचाओ आंदोलन, ये MB चलाया गया था। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से ये चलाया गया था और बाद में गवर्नमेंट ने भी मान लिया। आदिवासी और फार्मर्स बहुत ज़्यादा कटे हो गए थे और उनको ही इसकी वजह से पेन और सेक्रेटरी। इट इज़ अ रियल कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू सोशलिस्ट। ओके, दो कॉस्ट पढ़ ली हमने, मनी कॉस्ट अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, रियल कॉस्ट है। अभी हमारे पास और बहुत सारी कॉस्ट बची हुई है, ये रही देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, संक कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट। इनको हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। ये कॉस्ट एंड आउटपुट एनालिसिस का पार्ट नंबर 1 था। पार्ट नंबर 2 के अंदर हम ये कॉस्ट करेंगे और फिर पार्ट नंबर 3 के अंदर हमें अगली वाली 3। तो आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स अच्छे से इस चैनल पे हो जाएगा, बिल्कुल। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, बहुत अच्छा लगा है तो सपोर्ट करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब गुड बाय।